नमस्कार, आप सभी का द्विवेदी मनोज चैनल में स्वागत है। आप सभी आज जो है गृह विज्ञान का पाठ 1 कक्षा 10 शिक्षिका द्वारा प्रत्यक्ष बजट प्रदर्शन के बारे में पढ़ेंगे और इस अध्याय में बहुत ही अच्छे से आपको समझाया गया है। आशा है आपको पसंद आएगा। प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गृह विज्ञान का पाठ नंबर 1 शिक्षिका द्वारा प्रत्यक्ष बजट प्रदर्शन। इस चैप्टर में हम मुख्यतः पढ़ेंगे पारिवारिक बजट, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो पारिवारिक बजट पर ही बेस्ड है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और उसमें से कुछ आवश्यकताएं अति महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण होती हैं। जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं उनको कहते हैं, उसको पूरा करने के लिए या अति महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। वो जो धन है वो पारिवारिक स्रोत के थ्रू आता है, पारिवारिक आय के थ्रू आता है, और उस पारिवारिक आय से जो पैसा आता है उसको सही से महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण मदों में खर्च करने के लिए जो हम बनाते हैं, बजट बनाते हैं, उसी को कहते हैं पारिवारिक बजट। क्योंकि अगर पारिवारिक बजट नहीं होगा तो जो पैसा आएगा या जो पारिवारिक आय होगी उसका सही से निर्धारण नहीं होगा। कहीं खर्चे ज्यादा होंगे, कहीं कम होंगे, यानी कि कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण मदों में खर्चे हो जाए, अति महत्वपूर्ण मदों में खर्चे हो जाएं और फ्यूचर के लिए या भविष्य के लिए कुछ बचत भी हो। तो इसी सब चीजों के लिए हम पारिवारिक बजट बनाते हैं। पारिवारिक बजट जो है उसकी परिभाषा हम इस तरह से कह सकते हैं, किसी परिवार की आय व्यय का क्रमबद्ध एवं सुनियोजित विवरण ही पारिवारिक बजट कहलाता है। यानी किसी परिवार में जो भी आय और व्यय होता है उसका हम सुनियोजित तरीके से लेखा जोखा रखें कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा। इसी सबका सुनियोजित जो विवरण है वही कहलाता है पारिवारिक बजट। या यूं हम कह लें, भूतकाल के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा ही पारिवारिक बजट कहलाता है। और एक अन्य गृह वैज्ञानिक है मार्शल महोदय जी, उन्होंने कहा है किसी निश्चित समय अवधि के लिए पारिवारिक आय व्यय के पूर्वानुमान को पारिवारिक बजट कहते हैं। यानी एक निश्चित समय में परिवार की जो आय और व्यय होती है उसी का लेखा जोखा ही पारिवारिक बजट कहलाता है। वर्गीज ओगल एवं श्रीनिवासन महोदय हैं, एक अन्य गृह वैज्ञानिक, उन्होंने कहा है बजट एक ही दी हुई आय में एक निश्चित अवधि जैसे एक सप्ताह, एक महीना या एक वर्ष में व्यय एवं बचत की योजना है। यानी इन्होंने कहा है अपने शब्दों में कि एक महीने या एक वर्ष या एक हफ्ते में जो भी आय और व्यय होता है उसका जो लेखा जोखा होता है वह पारिवारिक बजट कहलाता है। पारिवारिक बजट में निर्माण की कुछ अगली हेडिंग है, बजट निर्माण की बाधाएं, यानी पारिवारिक बजट निर्माण की बाधाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पारिवारिक बजट बनाने के लिए जो गृहिणी है उसको शिक्षित होना चाहिए, उसको बजट के प्रति उदासीन ना हो, उसमें सामाजिक कुप्रथाएं ना हो। तो हम हेडिंग वाइज पढ़ेंगे शिक्षा का अभाव। अगर पारिवारिक बजट गृहिणी बनाती है तो उसको शिक्षित होना चाहिए। हमारा भारतवर्ष जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी एक गरीब देश की श्रेणी में आता है और यहाँ की गृहिणी ज्यादातर अशिक्षित हैं। अगर हम शहरी परिवेश को देखें तो वहाँ पे महिलाएं भले शिक्षित हैं लेकिन वो भी पारिवारिक बजट बनाने से घबराती हैं और वो पारिवारिक बजट नहीं बनाती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गांव में जो महिलाएं हैं वो शिक्षा के अभाव में पारिवारिक बजट नहीं बना पाती, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि हम बजट बनाएंगे कैसे। अगला है बजट के प्रति उदासीनता। आज के जो माहौल है उसमें बजट के प्रति बहुत उदासीनता देखी जाती है, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, दोनों जगहों पे बजट को लेकर एक उदासीनता होती है कि अगर हम बजट बनाएंगे तो उसको कैसे मैनेज करेंगे,
आय कैसे हम, मान लीजिए परिवार में 10 लोग कमाने वाले हैं तो 10 लोगों से हम कैसे पूछेंगे वो कितना कमाया। फिर 10 लोग को खर्चे जो है उनको हम कैसे पूछेंगे कि कहाँ कहाँ आपने खर्चा किया। फिर घर में जो राशन पानी आ रहा है या बच्चों पे जो खर्च हो रहा है उसको हम कैसे करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बजट के प्रति उदासीनता इसलिए होती है कि लोग झंझटों से बचना चाहते हैं कि हम अगर बजट बनाएंगे तो सबसे पूछना पड़ेगा कि आपकी आय कितनी है, आपने खर्चे कितने किए, बच्चों पे खर्चे कितने किए। तो इसलिए उदासीनता की वजह से बजट नहीं बनाते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक कुप्रथाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा भारत देश भले 20वीं शताब्दी में है, 21वीं शताब्दी में है, लेकिन यहाँ कुप्रथाएं अभी भी हैं। अभी भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं को पूरा अधिकार नहीं है या वो ना के बराबर अधिकार है। अधिकार ना होने की वजह से, प्रथा होने की वजह से वो लोग बजट बनाने से घबराती है। यानी उनको, महिलाओं को तो कह तो दिया जाता है कि घर की ये मुखिया हैं, लेकिन उनके हाथ में ना आय का कोई स्रोत होता है। ज्यादातर महिलाओं के हाथ में स्रोत बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि हम ग्रामीण परिवेश में देखते हैं, जो सर्वे सर्वा होता है, घर का मुखिया होता है, वो एक पुरुष होता है। भले महिला ही मुखिया हो वहां घर की, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं होता, सिर्फ सामाजिक कुप्रथा की वजह से कि अगर महिला घर का देखरेख करती है तो ये सही नहीं है, महिला घर का बजट बनाएगी तो ये सही बात नहीं है, या महिला सबसे आय व्यय पूछे तो ये सही चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कुप्रथा की वजह से। आगे हम पढ़ेंगे बजट का महत्व एवं उपयोगिता। पहला पॉइंट है इसमें गृहिणियों को लाभ। अगर हम बजट बनाते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा लाभ गृहिणियों को होता है। गृहिणियों को इस वजह से लाभ होता है कि उनको ये पता होता है कि परिवार में कितनी आय हो रही है, कितना व्यय हो रहा है, किस मद में कितना खर्चा हो रहा है, कितना पैसा बच रहा है, हम अगले महीने में कितना पैसा और बचा सकते हैं, या अगर खर्च ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, या घर की जो पारिवारिक स्थिति है उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो ये सब गृहिणियों को लाभ होता है कि वो अपने परिवार को सुनियोजित तरीके से मैनेज करें। इसीलिए पहला लाभ जो बजट का होता है वो गृहिणियों को होता है। दूसरा है व्यय पे नियंत्रण। अगर पारिवारिक बजट के अनुसार घर चलाया जाता है, गृहिणियां पारिवारिक बजट के अनुसार घर चलाती हैं, तो जो व्यय होता है वो एक निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है कि जितनी भी पारिवारिक आय है उसमें से जो पैसा आया है वो कहाँ किस मद में खर्च हो रहा है, घर पे कितना खर्च हो रहा है, बच्चों के पढ़ाई पे कितना खर्च हो रहा है, घर में और जो लोग हैं उनके एजुकेशन या यात्रा या मनोरंजन सारी चीजों पे कैसे खर्च हो रहा है, ये सारे चीजों पे नियंत्रण होता है। एक फिक्स्ड अमाउंट लिया जाता है कि इस मद में इतना खर्चा होता है। तो हम कह सकते हैं कि पारिवारिक बजट के नाते व्यय पर नियंत्रण होता है और बचत भी होती है। अगर पारिवारिक बजट ना हो तो व्यय पर नियंत्रण करना मुश्किल है, ये पता लगाना मुश्किल है कि किस मद में कितना खर्च हो रहा है। थर्ड पॉइंट है अनावश्यक व्यय पे रोक। पारिवारिक बजट का एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अनावश्यक व्यय पर रोक होती है। अगर पारिवारिक बजट में पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कि स्कूल फीस के लिए कितना अमाउंट है, घर की रेंट के लिए कितना अमाउंट है, बाकी लोगों को खर्चे के लिए कितना दिया जा रहा है, मनोरंजन पे कितना है, ठीक है, तो इस तरह से पहले से फिक्स्ड होता है कि किस मद में कितना व्यय किया जाता है। तो इसलिए हम अनावश्यक व्यय करने से बच जाते हैं। अगर यही पारिवारिक बजट ना हो तो अनावश्यक व्यय होगा, जहां पे कम होना चाहिए वहां ज्यादा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए बजट नहीं बनाया है उन्होंने, किसी परिवार ने, तो कहीं घूमने गए, मनोरंजन पे उनका 1 महीने में खर्चा ज्यादा हो गया, फिर पता चलता है उनका बैलेंस बिगड़ा, एजुकेशन पे सही से खर्च नहीं हो पाएगा, परिवार के स्वास्थ्य पे सही से खर्च नहीं हो पाएंगे, घर के रिनोवेशन पे सही से खर्च नहीं हो पाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनावश्यक व्यय होगा, ठीक है। इसलिए पारिवारिक बजट बनाना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है बचत की व्यवस्था। पारिवारिक बजट में यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि एक फिक्स्ड अमाउंट बचत के लिए रखा जाता है। जितना भी आय व्यय होता है परिवार में एक जगह इकट्ठा होता है, उसमें सारी चीजें पहले से डिसाइड कर ली जाती हैं कि किस मद में कितना खर्चा होता है और कितना अमाउंट हमें फिक्स
मंथली बचत करना है, ताकि इन फ्यूचर जब भी कभी कोई भी एक्सीडेंटल या इम्पोर्टेंट वर्क पड़े तो हमारे पास एक कुछ पैसे बचे हों, और ताकि हमारे लाइफ को ज्यादा से ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि बजट में बचत की व्यवस्था होना जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट है आय का सर्वोत्तम उपयोग। अगर पारिवारिक बजट बना के कोई खर्च करता है तो आय का सर्वोत्तम उपयोग इसलिए हो पाता है क्योंकि पहले से ही निर्धारित होता है कि किस मद में कितने पैसे खर्च किए जाने हैं। हम कहीं भी गलत खर्च नहीं करते, फालतू में खर्चे करने से बचते हैं और इस तरह से सर्वोत्तम उपयोग कर पाते हैं कि फिक्स्ड अमाउंट फीस के लिए, फिक्स्ड अमाउंट रेंट के लिए, फिक्स्ड अमाउंट मनोरंजन के लिए, फिक्स्ड अमाउंट परिवहन के लिए, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं अपने खर्चों को कम से कम रखते हुए सर्वोत्तम उपयोग करते हैं जो भी हमारे आय के स्रोत होते हैं, आय जो होती है, और उसमें से कुछ अमाउंट बचत करते हैं। इसके अलावा 6 पॉइंट है मूल्यांकन करने में सहायक। पारिवारिक बजट में हम बहुत अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस मद में कितना खर्चा हुआ है, किस महीने खर्च ज्यादा हुआ, किस महीने खर्च कम हुआ, और इस तरह से हम आने वाले मंथ में हमें कितने पैसे की जरूरत होगी, घर परिवार को और अच्छे से चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। इस सब चीजों का हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि अगर पारिवारिक बजट नहीं है, कितना पैसा आया, कहाँ गया, कैसे खर्च हुआ, ये कुछ नहीं पता चल पाएगा और कुछ मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम पारिवारिक बजट बना के चलते हैं तो उससे हमें पता होता है कि अभी इस महीने कितना खर्च होने वाला है, आगे आने वाले महीने में कितना खर्च होने वाला है, उसके बाद कितना खर्च होने वाला है, और उसके हिसाब से हम अपने आय को मैनेज करते हैं ताकि आने वाले टाइम में हमें कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है समाज सुधारकों को लाभ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवार में अगर सही से उपयोग किया जाता है पारिवारिक आय का बजट के अनुसार, तो परिवार की समृद्धि में बहुत ही बड़ा योगदान होता है। जो समाज सुधारक होते हैं वो देखते हैं कि किस परिवार में पारिवारिक बजट के अनुसार खर्चे होते हैं, किस में नहीं होते हैं, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, कैसे उसको मैनेज किया जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए कि पारिवारिक बजट बनाइए और पारिवारिक बजट के अनुसार काम करिए या खर्चे करिए ताकि आप तरक्की कर सकें, आप गलत पैसे ना कर पाए। तो इसलिए समाज सुधारकों को भी इससे लाभ होता है कि वो अपने जो प्लान होते हैं वो पारिवारिक बजट के अनुसार ही बनाते हैं, कि कैटेगराइज करते हैं परिवार को कि किस परिवार की कैटेगरी कौन सी है, कौन से परिवार की कैटेगरी कौन सी है, और उसी के अनुसार वो अपने प्लान्स बनाते हैं, उस पे काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार को लाभ। सरकार भी जो बजट बनाती है वो एक तरह का पारिवारिक बजट की तरह ही होता है। वो भी अपने खर्चों को पहले से मदों में किस मद में कितना खर्च होगा ये डिसाइड करती है और उसके अनुसार वो काम करती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें, इसी साल का जो बजट है, कोरोना आने से पहले जो बजट मोदी जी लेके आए उसमें से पहले से उन्होंने डिसाइड किया कि किस शिक्षा में कितना खर्च होगा, नरेगा में कितना खर्च होगा, मनोरंजन सेक्टर में कितना होगा, परिवहन में कितना खर्चा हो, यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पूरे साल का उन्होंने एक बजट बना के रखा है कि जिसके अनुसार वो खर्च कर सकेंगे कि सड़क परिवहन पे कितना, लोगों पे कितने, स्वास्थ्य पे कितने खर्च किए जाएंगे। और इस तरह हम कह सकते हैं पारिवारिक बजट का लाभ सरकार को भी मिलता है, सरकार को नई नीतियां लाने के लिए। अगला पॉइंट है पारिवारिक ऋण से बचने में सहायक। हम ये सब जानते हैं कि अगर परिवार में जितनी भी आय की स्रोतें होती हैं, अगर पारिवारिक बजट ना हो तो कितनी भी आय की स्रोत हो, हर परिवार में कुछ ना कुछ ऋण हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि उनका मैनेज करना सही से मैनेज नहीं होता है, किस मद में कितना खर्चा होगा ये नहीं पता होता, इसलिए जहां कम खर्च होने चाहिए वहां ज्यादा होता है और ज्यादा खर्च करने की वजह से ऋण भी चढ़ जाता है। तो पारिवारिक बजट का ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर हम पारिवारिक बजट के अनुसार काम करते हैं, उसके अनुसार खर्चे करते हैं, बचत करते हैं, तो ऋण से भी बचे रहते हैं, क्योंकि हमारे पास
पहले से ही फिक्स प्लान होता है कि हमें किस मद में कितना खर्च करना है और किस अनुसार खर्च करना है, कितना अमाउंट खर्च करना है, कितना बचत करना है। और इस तरह हमारे पास कुछ हाथ में पैसे होते हैं और इसलिए हम ऋण से बच जाते हैं, हमें ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम पहले से प्री प्लान काम कर रहे होते हैं। अगला पॉइंट है आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। हम सभी जानते हैं कि हर परिवार में आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं और उन आवश्यकताओं के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो भी पारिवारिक आय के थ्रू ही खर्च किए जाते हैं। यदि किसी भी परिवार में पारिवारिक बजट बना के खर्चे किए जाते हैं तो वो आवश्यकताओं के अनुसार खर्चा करते हैं। जैसे कि जो पहले पारिवारिक जो बजट बना उसके बाद जो अति महत्वपूर्ण है उस पे खर्च किया जाएगा। जैसे कि अगर हाउस रेंट है उस पे खर्च किया गया, स्वास्थ्य है उस पे खर्च किया गया, एजुकेशन है उस पे खर्च किया गया। उसके बाद फिर महत्वपूर्ण चीजें आएंगी, जैसे किसी फंक्शन को अटेंड करना है, मनोरंजन करना है, परिवहन पे करना है, इन सब चीजों पे। और उसके बाद कैटेगरी वाइज वो खर्चे करते जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके पास पैसे बचते हैं। अगर वो पारिवारिक बजट के अनुसार काम ना करें तो जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए उनके पास पैसे ही नहीं बचेंगे। पारिवारिक बजट बनाने की वजह से उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति सही से कर पाए और आगे बचत भी कर सके। आगे हम पढ़ेंगे पारिवारिक बजट के प्रकार। पारिवारिक बजट के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है संतुलित बजट, दूसरा होता है घाटे का बजट, तीसरा होता है बचत का बजट। पहला जो है संतुलित बजट, इसमें परिवार की जितनी आय होती है उतना व्यय हो जाता है, बराबर बैलेंस बना रहता है। इस तरह के बजट को कहते हैं संतुलित बजट। सपोज एग्जांपल हम ले लें कि किसी परिवार की आय 50,000 है, उसने बजट बनाया और 50,000 उसने खर्च कर दिए, उस परिवार ने खर्च कर दिए जितने भी मद हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मनोरंजन हो, चाहे कपड़े लत्ते हो, चाहे घर हो, सब में उन्होंने 50,000 खर्च कर दिया। तो ये एक संतुलित बजट है, यानी कि जितना आया उतना व्यय हो गया। दूसरा है घाटे का बजट। घाटे के बजट में ये होता है कि जितनी आय होती है उससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। एग्जाम्पल 50,000 अगर किसी परिवार की आय है और वो 70,000 खर्च करता है तो फिर बजट के अनुसार ही, तो ऐसे बजट को कहते हैं घाटे का बजट। इसलिए ये एक नुकसानदायक होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा बजट बने वो ऐसा ना हो कि वो घाटे का बजट बने, पारिवारिक बजट। ठीक। तीसरा है बचत का बजट। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले से प्लान कर लेते हैं कि हमें बचत करनी ही करनी है। जितनी भी हमारे मद है, जितनी भी खर्चे के स्रोत हैं, उसको हम प्री प्लान कर लेते हैं कि इतना हमें इस मद में खर्चे करने हैं। तो ऐसा जो बजट है, बचत का बजट, वो सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें क्या है, परिवार की जो आय होती है उस आय के अनुसार वो अलग अलग मद में खर्चे करते हैं और एक फिक्स अमाउंट बचत के रूप में रखते हैं। इस तरह का बजट महत्वपूर्ण होता है और अच्छा माना जाता है। आगे हम पढ़ते हैं पारिवारिक बजट के मुख्य मद, यानी कि पारिवारिक जो बजट होता है उसका मुख्य मद यानी मुख्य खर्चा कहाँ कहाँ होता है, ये हम पढ़ेंगे। पहला है भोजन। परिवार की जितनी भी आय होती है, जिस जिस स्रोत से आय होती है, उसमें पहला जो खर्चा आता है वो भोजन पे आता है, क्योंकि इंसान बिना भोजन के नहीं रह सकता। तो भोजन पे वो अपने जो पारिवारिक बजट बनाता है उसमें पहले नंबर पे भोजन के लिए कुछ अमाउंट, कुछ पैसे रखता है कि हमें इस पैसे से भोजन के लिए दाल, चावल, आटा जो भी जरूरत हो उस पे हम ये खर्चा करेंगे। दूसरा है वस्त्र। वस्त्र में के लिए भी पहले से पारिवारिक बजट जब बनाते हैं, वस्त्र के लिए भी एक फिक्स अमाउंट रख लेते हैं कि हमें साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार हमें इस पैसे से वस्त्र खरीदने हैं और उसके अनुसार वस्त्र पे खर्चे किए जाते हैं। ठीक है। पारिवारिक बजट बने होने के नाते बजट के अनुसार ही वस्त्र पे या कपड़ों पे खर्चा होता है। तीसरा है आवास। आवास भी एक मुख्य मद है पारिवारिक बजट के खर्चों का, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों के पास आवास नहीं है, तो वो या तो किराए के मकान पे रहते हैं, उसके लिए खर्च करते हैं, या फिर मकान बनाते हैं उसके लिए खर्च करते हैं, या मकान को रिनोवेट करते हैं यानी कि उसको मरम्मत करवाते हैं उसके लिए खर्च करते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये भी एक मुख्य मद है पारिवारिक बजट के खर्चे का।
चौथा है शिक्षा। शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण मद है पारिवारिक बजट का, क्योंकि हर एक परिवार में कुछ न कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा पढ़ते हैं और पढ़ाई पे खर्चा होता रहता है। कोई भी परिवार है उसमें शिक्षा पे खर्च ना हो तो समझ लीजिए उस परिवार की तरक्की नहीं हो सकती। तो ये भी एक मुख्य मद होता है कि शिक्षा पे वो पारिवारिक बजट में से कुछ पैसे खर्च करते हैं। स्वास्थ्य एवं मनोरंजन, ये भी एक मुख्य मद है पारिवारिक बजट का खर्चों का, क्योंकि हर परिवार में कुछ ऐसे व्यक्ति जरूर होते हैं कि जिनके ऊपर स्वास्थ्य संबंधी खर्च किए जाते हैं, क्योंकि हर परिवार में कुछ न कोई अस्वस्थ जरूर होता है, चाहे वो घर का बड़ा बुजुर्ग हो या घर का कोई बच्चा हो। उसकी दवाएं लाने में जो खर्च हो रहा है, उसको डॉक्टर के पास जो ले जाने में खर्च हो रहा है, वो सब पारिवारिक बजट में पहले से फिक्स्ड होता है कि हमें इस मद में इतने खर्चे करते हैं। साथ में मनोरंजन, हर परिवार में जैसे शिक्षा महत्वपूर्ण है उसी तरह मनोरंजन भी जरूरी है, क्योंकि मनोरंजन अगर होता रहता है पारिवारिक बैलेंस बराबर रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई परिवार है वो अपनी गर्मी की छुट्टियों में उत्तराखंड घूमने जाता है, तो उसके लिए भी पहले से पारिवारिक बजट में ये मुख्य मद जोड़ा गया है। वो एक फिक्स अमाउंट रखता है कि हमें इस साल के इस महीने में सब परिवार घूमने जाना है, मनोरंजन करना है, या सिनेमा जाना है, या फिर कहीं पार्क घूमना है, या चिड़ियाघर जाना है, तो उस मद के लिए भी वो फिक्स अमाउंट पहले से रखता है। अगला है यातायात। हर वर्ष हर परिवार कहीं ना कहीं यात्रा जरूर करता है, तो ये भी एक मुख्य मद होता है हर पारिवारिक बजट में। इसका भी कुछ ना कुछ अमाउंट पहले से, कुछ ना कुछ पैसे पहले से फिक्स होते हैं कि हमें कहीं भी यात्रा करनी पड़ेगी तो उसके लिए हम पहले से फिक्स अमाउंट रखते हैं। व्यक्तिगत खर्च वो होता है जैसे हर परिवार में कुछ न कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका खर्चा फिक्स नहीं होता है। कभी किसी मंथ में उनको 2000 की जरूरत पड़ी, किसी मंथ में उनको 4000 की जरूरत पड़ी, तो व्यक्तिगत खर्चा निर्धारित नहीं होता। इसलिए पारिवारिक बजट में कुछ पैसे उसके लिए भी रखे जाते हैं कि जरूरत पड़ने पे कोई भी व्यक्ति, अगर उसको परिवार का कोई सदस्य उसको जरूरत पड़े तो उसके व्यक्तिगत खर्चे के लिए दे सकते हैं। इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि पॉकेट मनी। ठीक है, तो ये सब मुख्य पारिवारिक बजट के मुख्य मद थे, जिनमें परिवार के जो पारिवारिक बजट जो बनाया जाता है उसको मुख्य रूप से इन खर्चों को शामिल किया जाता है। उसमें मुख्य रूप से इन खर्चों को शामिल करके ही आगे हम पारिवारिक बजट को मैनेज करते हैं। आगे है पारिवारिक बजट बनाने के सिद्धांत। पारिवारिक बजट बनाने के लिए कुछ सिद्धांत की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना सिद्धांत के अगर पारिवारिक बजट बनाया जाता है तो वो सही से बनता नहीं है। तो हम यहाँ पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। पहला है आय का अनुमान। पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हमें ये पता चले कि कितनी आय हमारे परिवार में हो रही है। जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी आय क्या है, उनके जो आय के स्रोत हैं वो कितने हैं, कहां से हमारे पास आय आ रही है। तो इसका एक सही अनुमान होना जरूरी है, तभी पारिवारिक बजट सही से बन पाएगा। अगर हमें सही से अनुमान ही नहीं होगा कि परिवार की आय क्या है तो हम पारिवारिक बजट सही से नहीं बना सकते हैं। अगला है आवश्यकताओं को तीव्रता के क्रम में वर्गीकृत करना। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हर परिवार की आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताओं को कैटेगराइज किया जाता है या हम वर्गीकृत करते हैं कि सबसे पहले किस पे खर्च करेंगे, उसके बाद किस पे खर्च करेंगे और उसके बाद किस पे खर्च करेंगे, या कह सकते हैं अति महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, कम महत्वपूर्ण आवश्यकताएं। तो हम इस तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं कि किस मद में हमें किस तरह से खर्चे करने हैं। जैसे अति महत्वपूर्ण का एग्जाम्पल लेते हैं कि अति महत्वपूर्ण में आते हैं शिक्षा, घर का खर्च, स्वास्थ्य का खर्च, मनोरंजन का खर्च, ये सब अति महत्वपूर्ण में आते हैं। इसी तरह महत्वपूर्ण में आता है वस्त्र पे खर्च करना, ट्रैवलिंग पे खर्च करना या यातायात पे खर्च करना। कम महत्वपूर्ण पे आते हैं कि कहीं हम कुछ एक्स्ट्रा करना, जैसे कि बाइक परचेज कर लेना, कार परचेज कर लेना या व्हाइट गुड्स परचेज करना, ये सब कम महत्वपूर्ण में आते हैं।
तो इस तरह से आवश्यकताओं की तीव्रता के अनुसार अगर हम क्रमबद्ध कर लेते हैं तब हमें पारिवारिक बजट बनाने में आसानी होती है। अगला है आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति। पारिवारिक बजट बनाते समय यह भी हमें रखना होता है कि आकस्मिक आवश्यकताओं की अगर पूर्ति करनी हो तो हम पारिवारिक बजट में कैसे उसको हम बनाएंगे और किस हिसाब से उसको हम रखेंगे कि जरूरत पड़े, आकस्मिक जरूरत अगर पड़ जाए तो हमारे पास पैसे की कमी ना हो। तो पारिवारिक बजट बनाते समय ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ पैसा ऐसा हो जो आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करने के लिए हमारे पास हो। अगला है बचत। पारिवारिक बजट में बचत का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। अगर बचत नहीं होगा तो वो बजट बेकार है, क्योंकि पारिवारिक बजट बनाया गया है तो उसमें बचत रखना अति आवश्यक है। अगर बचत नहीं होगा तो पारिवारिक बजट बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पारिवारिक बजट अगर बनाया गया है उसमें कुछ अमाउंट, कुछ पैसे बचत के लिए रखे जाते हैं ताकि आने वाले समय में उसका उपयोग बेहतर करने के लिए, पारिवारिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए, या ऋण ना लेना पड़े, या कुछ आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बचत होना अति आवश्यक है। अगला पॉइंट है पुराने बजट का ज्ञान। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अगर हम पारिवारिक बजट बना रहे हैं तो हमें जो पुराना बजट है उसका ज्ञान भली भांति होना चाहिए, तभी हम अगला सही से बजट बना पाएंगे। जैसे कि पिछले महीने में कितना खर्च हुआ, किस जगह खर्च हुआ, बचत हुआ या नहीं हुआ, ये सब चीजें की जानकारी हमें जरूर होना चाहिए और उसी के अनुसार हम अगला बजट बना सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पारिवारिक बजट बने होने के बावजूद भी जो खर्चे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो आकस्मिक खर्चा होता है जो बढ़ा देता है। इसलिए हम अगर पुराने बजट का पहले से पुनरावलोकन कर लेते हैं या पहले से उसको पढ़ लेते हैं कि किस मंथ में कितना खर्च हुआ, आगे इस महीने में कितना खर्च होने वाला है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लें कि हम पिछले महीने में हमने यात्रा नहीं की तो उसका खर्चा नहीं हुआ, लेकिन आगे आने वाले महीने में हमें यात्रा करनी है तो उसके लिए भी बजट में हमें कुछ ना कुछ पैसे रखने ही पड़ेंगे। तो इसलिए पुराना बजट हमें जरूर देखना चाहिए और बिना पुराने बजट देखे हम अगले महीने के बजट को सही से निर्धारण उसका नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट है शिक्षा व मनोरंजन। जब भी हम पारिवारिक बजट बनाएं तो शिक्षा व मनोरंजन को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि अगर शिक्षा और मनोरंजन का ध्यान नहीं रखेंगे तो पारिवारिक बजट बनाने का बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा कोई परिवार जिसमें शिक्षा ना हो वो परिवार प्रगति नहीं कर सकता है। तो इसलिए पारिवारिक बजट बनाते समय शिक्षा और मनोरंजन के लिए भी कुछ पैसे जरूर रखने चाहिए। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, अगली हेडिंग है पारिवारिक आय के स्रोत। जैसा कि हम आगे पढ़ चुके कि बजट बनाने के सिद्धांत क्या है उसमें हमने पढ़ा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं पारिवारिक आय के स्रोत, यानी एक परिवार में आय के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, कहां कहां से पैसे आ जाता है या आता है। जैसे पहला है परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन। कोई भी परिवार है तो उसमें जो मुख्य मद होता है, आय का मुख्य स्रोत होता है, वो होता है मुखिया या जो अन्य अडल्ट सदस्य हैं, अन्य जो बड़े सदस्य हैं उनका वेतन। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है या दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो उनके वेतन के रूप में जो मुख्य आय होती है वही पारिवारिक स्रोत का एक मेन आय होता है। दूसरा है व्यवसाय। हर परिवार में कुछ ना कुछ सदस्य व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय भी एक परिवार के मुख्य आय का स्रोत होता है। तीसरा है ब्याज से प्राप्त आय। हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य अगर ज्यादा पैसे है उसके पास तो वो परिवार ब्याज पे पैसे बांट के रखता है यानी देता है। तो या सिंपली कह सकते हैं कि अगर पैसे ज्यादा हैं, जो बचत के रूप में पैसे इकट्ठा है उसको अगर बैंक में रखता है तो उससे जो ब्याज मिलता है तो वो भी एक आय का स्रोत होता है। घरेलू उद्योग धंधे। अगर कोई परिवार है उसमें घर पे कोई काम हो रहा है, घर की जो महिलाएं हैं वो अगर जागरूक हैं, घर पे कोई काम कर रही हैं तो वो भी एक आय का स्रोत होता है। कृषि व्यवसाय। कोई परिवार है जिसमें कृषि में ज्यादा काम होता है, कृषि का काम करते हैं, कृषि में जो भी
वो राशन उत्पन्न करते हैं या भी जो भी वो कृषि प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी जो आय होती वो भी एक परिवार की आय की स्रोत होती है। अगला है पशुपालन। हर परिवार में, खासकर ग्रामीण परिवार में, पशुपालन का प्रचलन बहुत अच्छा है और हर परिवार में लगभग एक ना एक पशु जरूर होता है। उस पशु से जो भी दूध से बने प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचकर जो आय होती है, ये भी एक परिवार का एक मुख्य आय स्रोत होता है। उपहार द्वारा या हर परिवार में कुछ ना कुछ उपहार मिलता रहता है साल में। हमारे यहाँ बहुत सारे त्योहार हैं, हर त्योहार में कुछ ना कुछ उपहार मिलता है। उपहार से जो आय होती है वो भी पारिवारिक आय के रूप में देखी जाती है। इसी तरह अगला मद है पेंशन की आय। हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की परंपरा है। अगर किसी परिवार में संयुक्त परिवार है तो उसमें जो बूढ़ बुजुर्ग होते हैं उनके द्वारा जो पेंशन प्राप्त होती है वो भी परिवार के आय के स्रोत में मानी जाती है। तो ये सारी परिवार के आय स्रोत थे, जिसको हम एक बार आपको बता दें। मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन, ये भी एक मुख्य आय का स्रोत होता है। व्यवसाय से जो आय होती है वो भी पारिवारिक आय का एक मुख्य स्रोत है। ब्याज से जो आय होती है वो भी पारिवारिक आय का मुख्य स्रोत है। घरेलू उद्योग धंधों से जो आय होती है ये भी एक मुख्य स्रोत है आय का। कृषि व्यवसाय से जो होता है वो भी। पशुपालन, उपहार और पेंशन की आय, ये भी एक आय की मुख्य स्रोत होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पारिवारिक व्यय। हमने पहले ही परिभाषा में आपको बताया कि पारिवारिक बजट में व्यय का ध्यान रखा जाता है, उसी के अनुसार पारिवारिक बजट बनाया जाता है। किसी निश्चित अवधि में संबंधित परिवार द्वारा अर्जित आय के उस अंश को पारिवारिक व्यय माना जा सकता है जो परिवार के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय हुआ है। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि किसी भी परिवार के जितने भी मद हैं, चाहे वो शिक्षा हो, मनोरंजन हो, स्वास्थ्य हो, भोजन हो, उन सबको मिला के जो व्यय होता है, जो खर्च होता है किसी एक निश्चित अवधि, मान लीजिए एक महीना, ठीक है, उस एक महीने के दौरान जितने भी मद हैं, इन मदों में जो खर्च होते हैं उसे हम पारिवारिक व्यय कह सकते हैं। आगे है, हम पढ़ेंगे बजट द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। पारिवारिक बजट द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। पारिवारिक बजट द्वारा हमें मुख्य रूप से कुछ बातों का ज्ञान होता है, जिसमें से है परिवार के सदस्यों की संख्या। अगर परिवार के बजट बनाए जाते हैं तो हम परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार हम पारिवारिक बजट बनाते हैं और उससे हमें ये पता चलता है कि परिवार के जितने सदस्य हैं उसमें से कौन, किसकी आय हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, किसकी ज्यादा हो रही है, किसकी कम हो रही है और किस तरह हम उसको मैनेज करेंगे। तो परिवार के सदस्यों के अनुसार ही पारिवारिक बजट का ज्ञान हमें सही से हो पाता है। यानी जो पारिवारिक बजट हम बनाते हैं परिवार के सदस्यों के अनुसार बनाते हैं, जितने भी सदस्य हैं उनके आय के अनुसार बनाते हैं। अगला है पारिवारिक आय व्यय का ज्ञान। हम पारिवारिक बजट जो बनाते हैं उसमें हमें पारिवारिक आय व्यय का बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाता है, क्योंकि हमें ये पहले से पता होता है कि आय हमारी कितनी है और ये भी हमें पता होता है कि हमें व्यय कितना करना है और बचत कितना करना है। तो इसका भी हमें पारिवारिक आय का भी और व्यय का भी अच्छे से पता होता है अगर हम पारिवारिक बजट बना के काम करते हैं तो। अगला है व्यय के मदों का ज्ञान। पारिवारिक बजट से हमें व्यय के मदों का ज्ञान होता है कि किस मद में कितना व्यय हुआ है, ये बहुत अच्छे से पता चलता है। जैसे एजुकेशन पे या शिक्षा पे कितना खर्च हुआ, स्वास्थ्य पे कितना हुआ, मनोरंजन पे कितना हुआ, यातायात पे कितना हुआ, भोजन पे कितना हुआ, कपड़े पे कितना हुआ। जितने भी मद होते हैं एक परिवार में, व्यय के जितने भी मद हैं उन सबका हमें पारिवारिक बजट के अनुसार अच्छे से ज्ञान होता है कि किस मद में कितना खर्चा इस महीने हुआ है या जो भी साल में या महीने या हफ्ते में कितना खर्च हुआ है। आगे है बजट की अवधि का ज्ञान। हमें पारिवारिक बजट से बजट की अवधि का भी ज्ञान होता है, किस अवधि में कितना खर्चा हुआ है। जैसे कोई परिवार एक महीने के लिए पारिवारिक बजट बनाता है तो उस एक महीने के बीच कितना उसने आय किया है, कितना उसने व्यय किया है, किस मद में कितना व्यय किया है, कितना बचत हुआ है, इन सब बातों का ज्ञान उस अवधि के दौरान ही हो जाता है। इसके अलावा बचत का ज्ञान। अगला पॉइंट बचत का ज्ञान।
पारिवारिक बजट अगर बनाते हैं तो हमें ये भी पता होता है कि हमारा हर महीने बचत कितना हो रहा है, हर हफ्ते कितना हो रहा है या साल में कितना बचत हो रहा है। अगर हम पारिवारिक बजट ना बनाएं तो हमें बचत का अनुमान नहीं हो पाएगा। आगे हम पढ़ेंगे आदर्श पारिवारिक बजट। आदर्श पारिवारिक बजट क्या होता है? आदर्श पारिवारिक बजट के 3 पॉइंट्स हैं: प्रारंभिक बजट, अनुमान भाग या मध्य भाग, अंतिम बजट। यानी कि आदर्श पारिवारिक जो बजट हो उसमें प्रारंभिक जो बजट हो वो कैसा हो, उसमें जितने भी मद हैं उनमें खर्चे कितने हो रहे हैं, कितना हमारा आय हो रहा है, ये सब प्रारंभिक बजट में आता है। अनुमान भाग या मध्य भाग। मध्य भाग में पारिवारिक बजट में ये होता है कि कितना किस मद में खर्चा होने वाला है, कितना अनावश्यक खर्च होने वाला है या कितना आवश्यक खर्च होने वाला है, कि आप कितना महत्वपूर्ण खर्च होने वाला है, कितना अति महत्वपूर्ण खर्च होने वाला है, ये अनुमान भाग या मध्य भाग में होता है। अंतिम भाग में कितनी बचत हुई, एक पारिवारिक आय में कितना हिस्सा बचा, ये अंतिम भाग से पता चलता है। यानी कुल मिला के हम एक आदर्श पारिवारिक बजट इस तरह कह सकते हैं कि जो एक पारिवारिक बजट बनाया गया है उसके पहले प्रारंभिक बजट में ये हो कि कितनी आय हुई है, किस स्रोत से कितनी आय हुई है। अनुमान भाग या मध्य भाग में ये पता हो किस मद में कितना खर्च हुआ है, और अंतिम भाग में ये पता हो कि बजट कितना हो रहा है, हमारा बचत कितना हुआ है। तो आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बना रहे, यही एक आदर्श पारिवारिक बजट है। अगर हम आदर्श पारिवारिक बजट की परिभाषा इस तरह से बता सकते हैं कि एक परिवार में जितना भी आय हुआ है, जिन स्रोतों से आय हुआ है, उसका सही से खर्च निर्धारण हो और उसमें से कुछ हिस्सा बचत हो रहा हो, तो इस तरह के बजट को हम आदर्श पारिवारिक बजट कहते हैं। बजट निर्माण के कुछ चरण। बजट निर्माण के चरण है परिवार की आय। अगर हम बजट निर्माण पारिवारिक बजट का निर्माण कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि परिवार की आय कितनी हो रही है, कैसे हो रही है। परिवार के आय के अनुसार ही पारिवारिक बजट बनाया जाता है। अगला है आवश्यकताओं की सूची। परिवार का बजट बनाते समय या पारिवारिक बजट बनाते समय ये हमें पहले से पता होनी चाहिए कि आवश्यकताओं की सूची हमारे पास है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले आवश्यकताओं की सूची बनाएं, उसके बाद ही हम पारिवारिक बजट बनाएं। अगर आवश्यकताओं की सूची हमारे पास नहीं होगी तो हम सही से निर्धारण नहीं कर पाएंगे कि किस मद में कितना खर्चा हमें करना है। अगला है आवश्यकताओं के लिए आय प्रतिशत का निर्धारण। पारिवारिक बजट बनाते समय हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज की आवश्यकता है और किसकी नहीं है, और किस चीज की आवश्यकता है तो उसमें कितना परसेंट हम आय का कितना परसेंट खर्च करने वाले हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लें कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो आय है उसमें से कितना हिस्सा शिक्षा पे जा रहा है, कितना या कह सकते हैं कितना प्रतिशत स्वास्थ्य पे जा रहा है, कितना प्रतिशत हाउस पे खर्च हो रहा है, कितना प्रतिशत भोजन पे खर्च हो रहा है। तो पहले से आवश्यकताओं के प्रतिशत का निर्धारण अगर होता है तो पारिवारिक बजट बनाने में आसानी होती है। इसलिए हम कोशिश करें हमें पारिवारिक बजट बनाने से पहले आवश्यकताओं के प्रतिशत का निर्धारण कर लें। हम आगे पढ़ेंगे एंजिल का नियम। एंजिल महोदय जर्मनी के एक अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने एक परिभाषा दी है कि आय में वृद्धि के साथ साथ भोजन पर व्यय का प्रतिशत क्रमशः घटता जाता है और विलासितापूर्ण आवश्यकताओं पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है। यह हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं एंजिल महोदय के अनुसार कि जिस तरह से एक परिवार की आय बढ़ती जाती है तो वो भोजन पे अपने खर्चे कम करता जाता है। सपोज एक रिक्शा चालक अगर है तो उसकी आय अगर डेली 200 रुपए है तो वो भोजन पे 50 या 70 रुपए खर्च करेगा। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है जिसकी आय करोड़ों में है तो भोजन पे लाखों रुपए खर्च नहीं करता, कुछ हजार रुपए खर्च करता है। तो हम यहाँ देखें तो जो भोजन पे खर्च है वो आय के अनुसार घटता जाता है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है भोजन के पे जो खर्चे हैं वो कम होते जाते हैं, लेकिन विलासितापूर्ण चीजों पे खर्चे बढ़ते जाते हैं। इनके एंजिल महोदय के अनुसार ये कहा गया कि जैसे जैसे किसी
परिवार की पारिवारिक आय बढ़ती है तो वो विलासितापूर्वक चीजों के ऊपर खर्च बढ़ाने लगता है, यानी जो आय है उसका बहुत बड़ा हिस्सा विलासितापूर्ण चीजों पे खर्च करने लगता है। आगे हम पढ़ेंगे बजट बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अति आवश्यक आरामदेह वस्तुओं की सूची। पारिवारिक बजट बनाते समय हमें पहले से हमारे पास ये सूची होनी चाहिए कि कौन सी मत अति आवश्यक है, कौन सी आवश्यक है, कौन सी आरामदेह है। इन सब चीजों का अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तभी अच्छे से हम पारिवारिक बजट बना सकते हैं। आगे है आय व्यय का विवरण। पारिवारिक बजट बनाते समय हमारे पास आय और व्यय का पूर्ण विवरण होना चाहिए, तभी हम एक संतुलित या एक आदर्श पारिवारिक बजट बना सकते हैं। अगला है बजट का ध्यान। पारिवारिक बजट बनाते समय हमें ये ध्यान रखना अति आवश्यक है कि बचत का एक हिस्सा यानी परिवार के आय का एक हिस्सा बचत के रूप में जरूर हो, तभी वो बजट अच्छा माना जाता है, आदर्श माना जाता है। अगला है परिवार के सदस्यों की रुचि। हम जब भी पारिवारिक बजट बनाए हमें ये ध्यान रखना अति आवश्यक है कि जो सदस्य हैं परिवार में उनकी रुचि क्या है, और रुचि के अनुसार अगर हम पारिवारिक बजट बनाते हैं तो सही से सही मदों में खर्चा हो पाता है। अगला है सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का ध्यान। हम जब भी पारिवारिक बजट बनाएं तो हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, हमारी आर्थिक परिस्थिति क्या है, इन सब बातों का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। मान लीजिए हमारी आय बहुत कम है और हम अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आय का पूरा पैसा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में खर्च कर देते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो इसीलिए जब भी हम पारिवारिक बजट बनाएं तो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते ही हम बजट का निर्धारण करें या पारिवारिक बजट बनाएं। आगे हम पढ़ेंगे बजट के उद्देश्य। बजट को बनाने के लिए, पारिवारिक बजट बनाने के लिए क्या क्या उद्देश्य होता है, क्यों बनाए जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे। पहला है आपका सही विवरण, आय का सही विवरण। जब भी हम पारिवारिक बजट बनाते हैं तो पहली महत्वपूर्ण बात है कि हमें आय का सही विवरण से पता चलता है। इसीलिए हम पारिवारिक बजट बनाते हैं कि हम आय और व्यय का सही विवरण रख पाते हैं कि किस मद में कितना खर्च हुआ, पिछले महीने कितना हुआ था, उसके पिछले महीने कितना खर्च हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर पारिवारिक बजट नहीं बना रखे हैं तो हम नहीं बता पाएंगे कि आय का या व्यय का सही विवरण क्या है। अगर हम पारिवारिक बजट बना के चलते हैं तो सही हम विवरण रख पाएंगे। अगला पॉइंट है आवश्यकताओं का ज्ञान एवं पूर्तियों के लिए व्यय का वर्णन। पारिवारिक बजट बनाते हैं समय ये हम ध्यान रखते हैं कि आवश्यकताओं के अनुसार खर्चे हों। ठीक है, तो पारिवारिक बजट से हमें इसका भी एक मुख्य हमारा उद्देश्य होता है कि आवश्यकताओं का ज्ञान एवं पूर्ति के लिए जो व्यय का विवरण है ये हमारे पास सही से उपलब्ध हो। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सी आवश्यकताएं हमारी अति महत्वपूर्ण है, कौन सी महत्वपूर्ण है, कौन सी कम महत्वपूर्ण है, तो हम सही से पारिवारिक बजट नहीं बना सकते या सही से हम पैसे को खर्च या जो आय है उसका सही से खर्च नहीं रख सकते। तो इसका भी हमें सही से ज्ञान हो, इसलिए हम पारिवारिक बजट बनाते हैं आवश्यकताओं के ज्ञान और पूर्ति के लिए। अगला पॉइंट है रहन सहन को उन्नत उपाय करने के लिए। पारिवारिक बजट से हम सही से पता कर पाते हैं, सही से हम ये जान पाते हैं कि हम रहन सहन में कैसे उन्नत हो सकते हैं। बजट अगर बनाते हैं, पारिवारिक बजट बनाते हैं तो उसमें हम जितने भी मद हैं उन पे खर्चे करने के बाद में भी कुछ पैसा हम बचत के रूप में रखते हैं ताकि परिवार का जो रहन सहन है वो दिन ब दिन उन्नत होता जा रहा हो या उन्नत हो। इसके लिए हम पारिवारिक बजट बनाते हैं और अपने रहन सहन के बारे में जानते हैं कि हम कैसे रहन सहन पहले कैसे थे, अभी पैसा है हमारे पास तो वो कैसे हम शिक्षा पे खर्च कर सकते हैं, कैसे अपने स्वास्थ्य पे खर्च कर सकते हैं, कैसे अपने एजुकेशन को और अच्छा करने के लिए खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं रहन सहन को उन्नत उपाय करने के लिए भी हमें पारिवारिक बजट बनाने की जरूरत होती है। अगला है आय में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करना। पारिवारिक बजट में हमें पता चलता है कि परिवार की आय क्या है। परिवार की अगर आय है तो उस कम आय है तो
कम आय की होने की वजह से पारिवारिक बजट सही से नहीं बन पाता, या यूं कहूं बचत नहीं हो पाती, हर मद में सही से खर्चा नहीं हो पाता। तो इसलिए पारिवारिक बजट से हमें एक अनुमान मिलता है कि हमें कितने पैसे की आवश्यकता है और आने वाले टाइम में कितने पैसे की आवश्यकता होगी। तो पारिवारिक बजट से हम प्रोत्साहित कर सकते हैं घर के सदस्य को या पारिवारिक सदस्यों को बता सकते हैं कि पिछले महीने इतना खर्च हुआ, आने वाले महीने में इतना खर्च होने वाला है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आय के ज्यादा से ज्यादा स्रोत आप जनरेट करिए, ज्यादा से ज्यादा स्रोत आप बनाइए, ताकि आय अगर बढ़ेगी तो परिवार के आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति भी और रहन सहन भी बढ़ेगी। तो ये भी एक मुख्य उद्देश्य होता है बजट बनाने के लिए। अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण अगला पॉइंट है। बजट का उद्देश्य, ये पारिवारिक बजट का एक उद्देश्य ये भी होता है कि अनावश्यक जो खर्च होते हैं उन पर नियंत्रण, क्योंकि हम पारिवारिक बजट में पहले से निर्धारण कर लेते हैं कि हमें किस मद में कितना खर्चा करना है, कितना बचत करना है, और उसके अनुसार ही हम खर्चे करते हैं। जो भी अनावश्यक व्यय होने वाले होते हैं उनको हम रोक देते हैं, ताकि हमारे परिवार का बजट का बैलेंस ना बिगड़े और हम पे कर्ज ना हो। तो ये भी एक मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है आर्थिक स्थिति का ज्ञान। पारिवारिक बजट बनाने से यह भी एक मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है कि हमारे परिवार में जितनी भी आय हो रही है उस आय की वजह से आर्थिक स्थिति हमारी कैसी है। अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो हम परिवार के सदस्यों से कहते हैं कि आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आय के स्रोत बढ़ाएं। आय के स्रोत अगर बढ़ते हैं तो आर्थिक स्थिति अपने आप से मजबूत हो जाती है और पारिवारिक रहन सहन भी ठीक होता है। आगे हम पढ़ेंगे पारिवारिक व्यय के प्रकार। पारिवारिक व्यय के प्रकार में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला है निश्चित व्यय। पारिवारिक व्यय में एक निश्चित व्यय होता है कि अगर हम पारिवारिक बजट बनाते हैं तो पारिवारिक बजट में ये ध्यान रखते हैं कि हमारा जो खर्चा हो रहा है, जो व्यय हो रहा है वो निश्चित हो, अनिश्चित ना हो। अगर अनिश्चित होगा तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य सफल नहीं है। अगर निश्चित व्यय है तो उसमें हम पहले से ये देख के रखते हैं कि किस मद में कितना खर्चा होने वाला है, कितना बचत होने वाला है। तो ये निश्चित व्यय का हमारे पास ब्यौरा होता है। आगे है अर्धनिश्चित व्यय। निश्चित व्यय कि पारिवारिक बजट में निश्चित व्यय वो होते हैं जैसे शिक्षा पे, भोजन पे, हाउस पे, मनोरंजन पे, यात्रा पे, स्वास्थ्य पे, ये सब जो खर्च होते हैं ये पारिवारिक बजट में ध्यान रखा जाता है कि ये सब निश्चित व्यय कहलाते हैं, ये सब निश्चित होते हैं। हर परिवार में कोई ना कोई बच्चा जरूर पढ़ता है, यानी एजुकेशन पे जो खर्च होता है वो भी निश्चित होता है, स्वास्थ्य पे जो खर्चा होता है वो भी निश्चित होता है, भोजन पे जो खर्चा होता है वो भी निश्चित होता है। अगला है अर्धनिश्चित व्यय। अर्धनिश्चित व्यय में ये होता है कि पहले से प्री डिसाइड व्यय ना हो, मतलब पहले से पता ना हो कि हमें इस पे व्यय करना है और कितना करना है। तो ये भी हम पारिवारिक बजट में ध्यान रखते हैं कि जो हमारा अर्धनिश्चित व्यय है वो भी बहुत ज्यादा ना हो, और कभी भी जो बचत के पैसे हैं उससे कोई उपयोग करके हम अर्धनिश्चित व्यय को हम सही से मैनेज कर पाए। या आगे हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय में क्या है? आकस्मिक व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनमें पहले से प्री डिफाइंड नहीं होता, यानी पहले से हमें पता नहीं होता कि इस मद में भी व्यय होने वाला होता है। तो पारिवारिक बजट बनाते समय आकस्मिक व्यय के लिए भी कुछ पैसा रखा जाता है ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो उसको हम खर्च कर सकें। जैसे कि स्वास्थ्य पे, मान लीजिए एक परिवार है उसमें स्वास्थ्य पे 10,000 रुपए हर महीना खर्च हो रहा है, लेकिन अगले आने वाले महीने में किसी को बहुत सीवियर प्रॉब्लम यानी बहुत गंभीर बीमारी हो गई और स्वास्थ्य पे जो खर्चा 10,000 हो रहा था वो 50,000 हो गया। तो यहाँ पे जो 40,000 का गैप हुआ तो ये आकस्मिक व्यय है। तो इस आकस्मिक व्यय को हम पहले से बचत पारिवारिक बजट में हम मैनेज करके चलते हैं ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। तो ये पारिवारिक व्यय के प्रकार थे, जैसे पहला निश्चित व्यय है, दूसरा अर्थनिश्चित, तीसरा आकस्मिक व्यय। आगे हम पढ़ेंगे व्यय के प्रभावित करने वाले तत्व। व्यय को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व इस प्रकार है। पहला, परिवार का ढांचा। किसी भी पारिवारिक बजट में ये ध्यान रखा जाता है या व्यय को कौन कौन से तत्व प्रभावित कर सकते हैं ये भी देखा जाता है। पहला, परिवार का ढांचा। अगर परिवार का ढांचा कम है तो जाहिर सी बात है परिवार की जो आय होगी उसका सही से व्यय हम कर पाएंगे और उसमें बचत भी कर पाएंगे। लेकिन अगर परिवार का ढांचा सही नहीं है, यानी कि अगर किसी परिवार में 15 लोग हैं उसमें 2 लोग कमा रहे हैं, 13 लोग खा रहे हैं,
तो पारिवारिक का ढांचा यहाँ पे सही नहीं है, और इस वजह से जो आय व्यय का ब्यौरा है या आय व्यय का जो बजट है या बचत का बजट है या सिंपली कह सकते हैं परिवार का जो बजट है वो सही से नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ परिवार का ढांचा गलत है। अगर परिवार का ढांचा सही होगा, अगर किसी परिवार में 10 लोग हैं, 10 में से 7 लोग कमा रहे हैं, 3 लोग ही एक्स्ट्रा हैं जो खर्चों पर निर्भर हैं, तो ऐसे परिवार में आय व्यय का सही से उपयोग हो सकता है और बचत भी हो सकती है। अगला है परिवार में सदस्यों की संख्या। ये भी निर्भर करता है, किसी भी परिवार में सदस्यों की संख्या जिस प्रकार कम ज्यादा होगी उस परिवार का समृद्धि निर्भर करता है। अगर परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है तो पारिवारिक बजट बनाने में बहुत ही दुश्वारियां होती है। सही से परिवार के सदस्यों से ये नहीं पता चल पाता कि उनकी कितनी आय है, आय के स्रोत क्या क्या है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं परिवार के सही सदस्य ज्यादा होने के नाते सही से ना आय का ब्यौरा पता चल पाएगा, सही से ना व्यय का ब्यौरा पता चल पाएगा, और जब सही से ना आय और ना व्यय का पता चल पाएगा तो पारिवारिक बजट भी सही से बनाया नहीं जा सकता। अगला है परिवार का स्तर। परिवार का स्तर अगर उच्च है तो जाहिर सी बात है कि उस परिवार में आमदनी ज्यादा हो रही है, उसी हिसाब से उसका मैनेजमेंट हो रहा है। अगर परिवार का स्तर उच्च है तो उसमें जो पैसे जो आय हो रही है, पारिवारिक आय हो रही है, उसका सही से उपयोग हो सकता है। सही से पारिवारिक बजट बना के सही से सारे मदों में खर्चे हो सकते हैं और बचत भी हो सकती है अगर परिवार का स्तर सही है। अगर स्तर निम्न होता है तो जाहिर सी बात है परिवार की आय कम है, परिवार के जो सदस्य हैं वो कम पढ़े लिखे हैं। अब जब कम पढ़े लिखे हैं, कम आय होगी तो परिवार की सही से पारिवारिक बजट नहीं बना पाएंगे हम लोग, और ना ही पारिवारिक बजट को सही से रूपरेखा दे पाएंगे, ना ही सही से सही मदों में खर्च कर पाएंगे। अगला है परिवार में धन कमाने वालों का पेशा। किसी भी परिवार में आय का जो व्यय का जो प्रभावित करने वाले तत्व है वो परिवार में धन कमाने वालों का पेशा है। अगर परिवार के धन कमाने वालों का पेशा सही होगा तो आय ज्यादा होगी तो पारिवारिक बजट सही से बनाया जा सकता है, यानी कह सकते हैं खर्चे भी सही से मैनेज हो पाएंगे और बचत भी हो पाएगी। अगर उनका पेशा सही नहीं है तो आय भी सही नहीं होगी, और आय सही नहीं होगी तो पारिवारिक बजट सही से बनाया नहीं जा सकता। तो इसलिए परिवार में जितने भी धन कमाने वाले हों उनका पेशा मायने रखता है कि वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कृषि करते हैं या फिर लेबर का काम करते हैं। ये इस पर भी डिपेंड करता है पारिवारिक बजट। आगे है परिवार के सदस्यों की उम्र। अगर परिवार के सदस्य जो व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व है उसमें यह है परिवार के सदस्यों की उम्र। अगर परिवार के सदस्यों की उम्र 30 साल से ज्यादा होती है, उसमें यंगस्टर ज्यादा होते हैं, नौजवान ज्यादा होते हैं, तो उस परिवार में पारिवारिक बजट का सही से उपयोग हो पाता है, क्योंकि ज्यादा लोग कमाने वाले होंगे, कम लोग खाने वाले होंगे। तो अगर परिवार में ज्यादा लोग कमाने वाले होंगे, ज्यादा पैसे आते हैं तो ज्यादा सही से मैनेज हो पाता है। अगर कम उम्र अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, पता चलता है कि 5 परिवार है उसमें से 3 लोग बहुत बूढ़े हैं, 2 लोग थोड़ा जवान है, उसमें से 1 ही लोग कमा रहे हैं, तो अगर कोई 5 परिवार की फैमिली है उसमें 1 ही कमाने वाला है तो उसका पारिवारिक बजट सही से बनाया नहीं जा सकता। आगे है गृहिणी की दक्षता। व्यय को ये भी एक प्रभावित करने वाला कारक है गृहिणी की दक्षता, क्योंकि जो भी पारिवारिक बजट बनाया जाता है वो गृहिणी के द्वारा बनाया जाता है, और गृहिणी ही दक्ष नहीं होगी, घर की गृहिणी ही सही नहीं होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो वो पारिवारिक बजट को सही से बना नहीं सकती। तो इसके लिए गृहिणी का दक्ष होना अति आवश्यक है और वो पढ़ी लिखी होना भी आवश्यक है, तभी वो पारिवारिक बजट को सही से मैनेज कर पाएगी। एक व्यय का प्रभावित करने वाला अन्य तत्व है स्थान। पारिवारिक व्यय में जो मुख्य मायने रखता है, स्थान भी मायने रखता है कि जो परिवार रह रहा है वो किस स्थान पर रह रहा है। अगर हम एग्जाम्पल लें कि एक परिवार है मुंबई में रहता है तो वहाँ का खर्चा उसका ज्यादा होगा, उसके परिवार पे खर्चे ज्यादा होने की वजह से उसकी बचत कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर वही परिवार छोटा है और गांव में रह रहा है तो उसके खर्चे कम हो रहे हैं। अगर दोनों परिवार को देखा जाए तो जो गांव में रह रहा है वो ज्यादा समृद्ध होगा, क्योंकि उसके पास खर्चे कम है, आमदनी ज्यादा है। लेकिन उतना ही आमदनी अगर बॉम्बे में रहने वाला परिवार है और तो वहां पे खर्चे ज्यादा होने की वजह से वो कम बचत कर पाएगा। तो यहाँ स्थान महत्वपूर्ण होता है कि जो परिवार रह रहा है वो कहाँ पे रह रहा है। अगर वो ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ कम खर्चे हो रहे हैं तो उस परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो ज्यादा सही होगी। आगे है धार्मिक सामाजिक परंपराएं। अगर परिवार का जो व्यय है वो धार्मिक सामाजिक परंपराओं के अनुसार भी व्यय प्रभावित करता है। अगर कोई भी परिवार है वो धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा धार्मिक है,
कोई भी परिवार अगर बहुत ज़्यादा धार्मिक है तो अपने बजट का बहुत सारा पैसा वो धार्मिक चीज़ों में खर्च कर देता है, धार्मिक कर्मकांडों में खर्च कर देता है। इस तरह से पारिवारिक बजट सही से पारिवारिक बजट का सही से खर्च नहीं हो पाता। अगर कोई भी परिवार कम धार्मिक या नॉर्मल धार्मिक है तो उससे ज़्यादा बजट पे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो परिवार के पारिवारिक जो बजट है, जो आय का हिस्सा है, उसमें से बहुत कम ही पैसा वो खर्च करता है धार्मिक कार्यों में। लेकिन अगर धार्मिक और सामाजिक परंपरा को मानने वाला है, बहुत ज़्यादा धार्मिक है, तो बहुत ज़्यादा कर्म कांडों पे पैसा खर्च करेगा। तो वो अगर पैसा धार्मिक चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करेगा तो जाहिर सी बात है वो शिक्षा पे, भोजन पे, रहन सहन पे खर्चा कम कर पाएगा। तो ये भी एक व्यक्ति को प्रभावित करने वाला कारक है। आगे हम पढ़ेंगे गृह व्यय में मितव्ययता के लिए सुझाव। मितव्ययता वास्तविक में गृहिणी को अपव्यय से बचाना है। मितव्ययता का मतलब ये होता है कि अपव्यय ना हो, जो भी खर्चे हो रहे हैं वो एक निश्चित अमाउंट में खर्च हो, यानी कि पारिवारिक बजट में जो भी पैसा आ रहा है, पारिवारिक बजट बनाते समय जो आय है उसका सही से लेखा जोखा हो, जो व्यय है उसका सही से लेखा जोखा हो, और बचत का भी सही से लेखा जोखा हो कि जो आय हो रही है वो मितव्यय ना हो, यानी कि जितनी आय हो रही उसका फिक्स अमाउंट खर्च हो रहा है, उसका फिक्स अमाउंट बचत हो रहा है। तो ऐसे परिवार को मितव्ययता, तो प्रेमी परिवार या ऐसी गृहिणी जो मितव्ययता होती है, यानी कम खर्चे करने वाली या फालतू खर्चे करने वाली नहीं होती, उसको अच्छा माना जाता है और कुशल माना जाता है। और मितव्ययता को बचाने के लिए कुछ सुझाव है, जैसे आवश्यकता अनुसार खरीद करना। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी आय है उसमें से फालतू पैसा ना खर्चा हो, तो हमें ये जरूरी है कि हम आवश्यकता अनुसार ही अपनी चीजें खरीदें, जितनी जरूरत हो उतना खरीद करें। अगर हम आवश्यकता अनुसार नहीं खरीदारी करते हैं तो जाहिर सी बात है जो आय हो रही है उसका गलत प्रयोग होगा, गलत खर्चा होगा। और हमेशा अगला पॉइंट है नगद भुगतान। जब भी हम पारिवारिक बजट बनाए तो कोशिश करें जो भी हम जिस मद में खर्चा कर रहे हैं वो नगद भुगतान करें, क्योंकि अगर हम नगद भुगतान करते हैं तो उस पर खर्चों पर नियंत्रण होता है। अगर हम नगद भुगतान करते हैं तो जहाँ पे हमारा ज्यादा पैसा लगना है वहाँ पे कम लगेगा, क्योंकि अगर हम कोई चीज रेट पे लेते हैं तो हमेशा वो महंगी मिलती है, अगर नगद लेते हैं तो वो सस्ती पड़ती है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मितव्ययता से बचने के लिए हम नगद भुगतान करें। अगला है गुणों की पहचान। अगर हम कोई कहीं पे व्यय कर रहे हैं, अगर गुण के अनुसार कर रहे हैं, जैसे सपोज हम 10 किलो चावल खरीदने जाते हैं, अगर वो अच्छा चावल है तो जाहिर सी बात है महंगा होगा। थोड़ा सा क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी है जिससे हमारा काम चल सकता है तो जाहिर सी बात है वो सस्ता होगा। तो अगर हम एवरेज क्वालिटी वाले चावल को खरीदते हैं तो उससे हमारा पैसा बचत होगा, हम फालतू क्यों खर्च करने जाएं कि बहुत अच्छा चावल हमें खरीदना है। तो इस तरह से हम गुणों की पहचान करके भी अपने पैसे को बचा सकते हैं। आगे है सही स्थान से खरीदारी। मितव्ययता से बचने के लिए, यानी फालतू के खर्चों से बचने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस स्थान से हमें खरीदारी करनी है। जैसे हमें किराने की दुकान पे खरीदारी करनी है तो हम ऐसे किराने की दुकान पे जाएं, ऐसे स्थान पे जाएं जहाँ पे जो किराने की दुकान हो कम से कम रेट पे दे। अगर हम लोकल किसी दुकान से खरीदते हैं तो हमेशा महंगी सामान मिलेंगे, लेकिन अगर वहीं थोक वाली दुकान पे जाते हैं, ये स्थान हमें पहले से पता करके रखना होता है कि किस स्थान पे कम से कम पैसों में सामान मिल सकता है। तो ये भी एक मितव्ययता बचाने के लिए ये उपाय है। दूसरा है संरक्षण विधि का ज्ञान। हमें संरक्षण विधि का ज्ञान अगर होता है तो मितव्ययता से बच सकते हैं, यानी कि हम जितना सामान लेके आते हैं उसके अनुसार अगर हम संरक्षण उसका रखते हैं तो हमें फालतू खरीदारी नहीं करनी पड़ती। अगर संरक्षण नहीं कर पाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा खरीदारी करनी पड़ जाती है। तो ये रहा, प्रिय छात्रों, ये रहा पारिवारिक बजट और हमारा पहला चैप्टर समाप्त हुआ गृह विज्ञान कक्षा 10 का, जिसका नाम था शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट प्रदर्शन। हम आशा करते हैं कि ये आपका चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा आपको और हम अच्छे से आपको बता पाए। अगर कोई कमी रह गई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। प्रिय बच्चों, हम सभी दैनिक, मासिक और वार्षिक व्यय के लेखा रखने की विधि को इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं। उसमें देखिए 4 कॉलम दिए गए हैं व्यय की मदें, इसके बाद रुपया 5,000, रुपया 10,000, रुपया 15,000। ये सारे व्यय की मद है। अगर कोई 5,000 कमाता है, 10,000 कमाता है, 15,000 कमाता है और व्यय इस मद में करता है तो इस तरह से आप तालिका बना सकते हैं। तो ये आपका है वार्षिक, दैनिक, मासिक और वार्षिक।
पीछे आप देखिए दैनिक दिया गया है और फिर मासिक दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी जो है इस तालिका को आप बना सकते हैं कि पहले एक में मद रख लीजिए, फिर कौन सी वस्तु है, कितनी मात्रा उसको लेते हैं, क्या दर है, क्या व्यय कर रहे हैं, कुल व्यय कितना है, विशेष विवरण क्या है, पहले देखिए दूसरे उस वाले में, और फिर मासिक वाले में देखिए कि अगर तिथि हिसाब से बनाए तिथि क्या होगी, भोजन कितना, कौन सा वस्त्र पे कितना खर्च करेंगे, आवास पे कितना खर्च करेंगे, स्वास्थ्य चिकित्सक कितना करेंगे, शिक्षा पे कितना आप लोग करेंगे, व्यक्तिगत व्यय पे कितना करेंगे, मनोरंजन के व्यय पर कितना करेंगे और गृह के अन्य व्यय पे कितना करेंगे। तो इस तरह से आप जो है चार्ट की इस तालिका के माध्यम से आप जो है बजट का लेखा बनाने को सीख सकते हैं। तो तालिका माध्यम से आप इसको कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा वेब का, तो आप अच्छे से इसको सीख जाएंगे और ये एग्ज़ाम के लिए आपकी इम्पॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, थैंक यू।